आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको हिंदी में कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो हमें पढ़ना होता है, अंडर ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे थ्योरीज हैं, वन बाय वन करके स्टेप वाइज हम इसको देखेंगे। सबसे पुराना और सबसे पहला थ्योरी जो दिया गया वो प्रतिष्ठित सिद्धांत, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया, इसलिए इसको प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं, यानी कि क्लासिकल थ्योरीज। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स यदि पढ़ते हैं तो क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के बारे में हम जानते हैं। तो क्लासिकल थ्योरीज में अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर एडम स्मिथ का और प्रोफेसर रिकार्डो का। प्रोफेसर एडम स्मिथ का नाम पहले आता है, इसके बाद प्रोफेसर रिकार्डो ने अपना थ्योरी दिया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण, ये जो एडम स्मिथ है उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण उत्पादन लागतों में अंतर है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, हमने पिछला वीडियो बनाया है, इसको आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। लेकिन अब एडम स्मिथ का ये मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होता है, जिनके बीच व्यापार होता है इससे दोनों देशों को लाभ होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण मुख्य होता है उत्पादन लागतों में अंतर। यदि दो देश हैं और दो चीजों का निर्माण कर रहे हैं और एक दूसरे से अलग अलग चीजों का एक्स और वाई का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को लाभ हो रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन लागत में अंतर है, यानी कि एक्स को, यदि कोई देश ए है तो एक्स को बनाने में उसको हो सकता है कि कम लागत आ रहा हो, वाई को बनाने में उससे ज्यादा लागत आ रहा हो, और बी देश है इसके साथ उल्टा हो रहा हो, वाई को बनाने में कम लागत आ रहा हो और एक्स को बनाने में ज्यादा लागत आ रहा हो। तो ए जिसमें कम लागत आएगा उसको बनाएगा और बी जिसमें ज्यादा कम लागत आएगा उसको बनाएगा, यानी कि बी वाई का उत्पादन करेगा और ए एक्स का उत्पादन करेगा, और ए बी से अपनी जरूरत की वाई मंगा लेगा और बी एक्स से अपनी जरूरत का एक्स, ए से अपनी जरूरत का एक्स मंगा लेगा। इसको थोड़ा और ठीक से समझते हैं। यदि मान लेते हैं कि एक ओनियन, प्याज उत्पादन हो रहा है और एक पोटैटो, आलू का उत्पादन हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा दोनों देशों के बीच समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब ए है, ए दोनों ओनियन और पोटैटो दोनों का उत्पादन करता है, तो दोनों का उत्पादन करता है। ऐसी दशा में ओनियन का उत्पादन वो 1 क्विंटल करता है और पोटैटो, आलू का उत्पादन वो 5 क्विंटल करता है। बी है, वो ओनियन का उत्पादन 3 क्विंटल करता है और प्याज का उत्पादन 1 क्विंटल करता है। लेकिन स्थिति यह है कि यदि ए ओनियन का उत्पादन बंद कर दे और केवल पोटैटो लगाए तो इसका वो 2 क्विंटल और उत्पादन करता है, क्योंकि पोटैटो के उत्पादन में उसे स्पेशलाइजेशन है, उसे विशिष्ट योग्यता हासिल है, तो वह टोटल पोटैटो 7 उत्पादन कर सकता है। बी यदि पोटैटो का उत्पादन न करे और केवल ओनियन का उत्पादन करे तो ओनियन के उत्पादन में उसे विशेषज्ञता हासिल है और वह कुल 6 क्विंटल ओनियन उत्पादित कर सकता है। तो इस तरह से जो उत्पादन है वो टोटल बढ़ जाता है। पहले उत्पादन कितना होता था? तो 5 और 1 6 ही उत्पादन होता था, और जबकि अब उत्पादन बढ़ के इसका 7 हो गया। बी का पहले उत्पादन 3 और 1 4 उत्पादन होता था, और अब उत्पादन यदि ओनियन का, पोटैटो का उत्पादन बंद कर देता है तो 6 क्विंटल होता है, यानी कि बाद के पहले के उत्पादन केवल 10, 6 4 10 और बाद के उत्पादन 7 और 6 हो जा रहा है। यदि ट्रेड को हम शामिल कर दें और ए बोले कि मैं केवल प्याज उगा रहा हूँ, तुम पोटैटो हो, क्योंकि मुझे प्याज उगाने में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, हमारी ज़मीन ज़्यादा अच्छी है, हमारे पास जो ज़मीन है, हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो पोटैटो उगाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, तो हम केवल पोटैटो उगाएंगे और तुम केवल ओनियन उगाओ और हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, और क्या स्थिति होती है? तो ए अब ओनियन का उत्पादन 0 करके केवल पोटैटो लगाए तो कितना हमने निकाला था? 7, और बी यदि केवल ओनियन का उत्पादन करे तो 6 और पोटैटो का 0 हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी आफ्टर ट्रेड समझौता होने के बाद। अब क्या करेगा कि बी 1 क्विंटल एक्सपोर्ट कर देगा ए को ओनियन, और पोटैटो 1 क्विंटल इंपोर्ट कर लेगा ए से। तो ये स्थिति हो जाएगी, और अब जो स्थिति है वो क्या होगा? तो ये 1 क्विंटल एक्सपोर्ट करने के बाद 5 बचा, तो ये 6 टोटल इसको मिल गया फिर, और ये 6 बचा 1 क्विंटल एक्सपोर्ट करने के बाद, तो ये फिर 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये 7 आ गया। तो ये टोटल आउटपुट ये आ गया 13 क्विंटल, जो पहले
केवल 10 क्विंटल होता था, पहली बात। दूसरी चीज की है कि इनको यदि 1 क्विंटल ओनियन उगा रहे थे और 5 क्विंटल पोटैटो उगा पा रहे थे। अब क्या है कि 6 क्विंटल पोटैटो उनके पास बच रहा है और 1 क्विंटल ओनियन भी मिल जा रहा है। पहले 5 फी रहता था, अब 6 क्विंटल आ रहा है। तो ये आफ्टर ट्रेड क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसी तरह से बी को भी पहले केवल 3 क्विंटल और 1 क्विंटल पोटैटो उगा पाते थे विदाउट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। और यदि इन्होंने ट्रेड को अपना लिया, केवल स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दिया जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं, तो ओनियन का केवल उत्पादन किया तो 6 क्विंटल, और ट्रेड करने के बाद 5 क्विंटल फिर भी इनके पास रह रहा है। जो 3 क्विंटल था वो 5 क्विंटल ओनियन और 1 क्विंटल पोटैटो भी मिल गया। यानी कि 3 क्विंटल और 1 क्विंटल पोटैटो और 3 क्विंटल ओनियन के बदले 5 क्विंटल ओनियन और 1 क्विंटल पोटैटो मिल जा रहा है। यानी कि टोटल 6, जो टोटल आउटपुट 4 था वो 6 हो गया। तो इस तरह से उन्होंने एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। इनका हमने भूमिका बता दिया, कैसे इन्होंने ट्रेड को बताया कि ट्रेड हर स्थिति में निरपेक्ष लाभ पैदा करता है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। उन्होंने कहा कि लागत में यदि अंतर है दो देशों में तो निश्चित रूप से उनको फायदा ही होगा। एब्सोल्यूट या पार्शियली डिफरेंस है कॉस्ट में, तो उनको ट्रेड कर लेना चाहिए। ट्रेड करने से उनको फायदा ही होगा, दोनों देशों को बहुत अधिक बेनिफिट होगा। वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने मर्केंटलिस्ट व्यापार नीतियों का खंडन किया। मर्केंटलिस्ट व्यापार नीति, मर्केंटलिस्ट मतलब होता है व्यापारवादी या वाणिज्यवाद, जो पहले से चला आ रहा था। यानी कि 16वीं से 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिख दिया। तो 18वीं शताब्दी में ही एक तरह से एडम स्मिथ का इंटरनेशनल पटल पे प्रादुर्भाव होता है, और एडम स्मिथ का थ्योरी भी इकोनॉमिक्स का 18वीं शताब्दी में आता है। तो 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने इसका आलोचना किया, किसका, मर्केंटलिस्ट का। और मर्केंटलिस्ट में उन्होंने बताया कि मर्केंटलिस्ट जो पॉलिसी थी वो क्या थी, तो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी ये कहती थी कि एक्सपोर्ट करना चाहिए और हमें केवल एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये केवल कहता था कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम एक्सपोर्ट से केवल लाभ कमा सकते हैं, इंपोर्ट से तो हम इंपोर्ट करने वाला हम दूसरे देशों से वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाला हमारे देश से वस्तुएं हमारे देश से पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। तो ये जो वाणिज्यवाद था ये केवल एक्सपोर्ट फोकस करता था कि एक्सपोर्ट ही केवल लाभ दिलाता है, इंपोर्ट आपको नुकसान दिलाता है। तो इसको हम कहते हैं वाणिज्यवाद या मर्केंटलिस्ट। तो इन्होंने कहा कि निर्यात को मैक्सिमाइज करो, और यदि इंपोर्ट को कम करना है, इंपोर्ट को रोकना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, और ये इस पे टैरिफ या टैक्स वगैरह लगा दीजिए जिससे इंपोर्ट की गई वस्तुओं की प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड कम हो जाएगा और अपने आप इंपोर्ट बंद हो जाएगा। तो इसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होना चाहिए, दोनों से दोनों देशों को फायदा होगा। इसी सिद्धांत को एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत कहा जाता है। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ का। तो इसको इस सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या मुख्य बातें कही। उन्होंने ये कहा कि वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आज हम देखते हैं, यदि हम जो व्यक्ति के संबंध में लागू, वो हम देश के संबंध में लागू कर सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति है, हर कोई एक खास किस्म का अपना व्यवसाय करता है, कोई कृषि करता है, कोई सर्विस करता है, कोई कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई किसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए अपना लेबर देता है। तो एक ही व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, ये सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा, एक्स वाई जेड, ये सारी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। ये किसी एक वस्तु का उत्पादन करेगा। मान लेते हैं एक्स वस्तु का उत्पादन करता है और बाकी वस्तुओं को, एक्स वस्तु को बेच करके पैसा प्राप्त करके और बाकी वस्तुओं को क्रय कर सकता है। यदि जूता बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो केवल जूता बनाएगा, और जूता से जो अर्निंग होगी, इनकम होगा, वो उस इनकम से अपने सारे वस्तुओं को, आवश्यकता की वस्तुओं को क्रय कर लेगा। सीधी सी बात है। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये व्यक्तिगत स्तर पे है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल स्तर पे भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। और एडम स्मिथ का ये कहना था कि जिस वस्तु को बनाने में जिस देश को ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, यदि भारत को लैपटॉप बनाने में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है तो उसे केवल लैपटॉप बनाना चाहिए, और बाकी दूसरी वस्तुएं, यदि बाइक है तो बाइक को लैपटॉप इतना बनाओ और लैपटॉप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, क्योंकि दूसरे को लैपटॉप चाहिए, आपको बाइक चाहिए, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लीजिए। या जो अरब कंट्रीज देखते हैं, वहाँ पे तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ऑयल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑयल को अन्य देशों से बेच कर अरब कंट्रीज और उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को मंगा लेते हैं, क्योंकि उनको ये ऑयल प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो ऑयल बेच करके, यानी कि एक्सपोर्ट करके और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये
एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाता है और इनकी जरूरत की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं इस तरह से। तो एडम स्मिथ ने ये कहा कि जिस वस्तु को बनाने में स्पेशलाइजेशन है उस वस्तु को बनाने में विशेषज्ञता हासिल करना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु को बनाते बनाते हम विशेषज्ञ हो जाते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो निश्चित रूप से उसकी प्राइस कम होती जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी तो हम ज्यादा वस्तुओं को बेच पाएंगे, और ज्यादा वस्तुओं को बेच पाएंगे यानी कि आउटपुट ज्यादा बेच पाएंगे, इसलिए हम ज्यादा इनकम कर पाएंगे, और इनकम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा ज्यादा दूसरी वस्तुओं को मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई नया व्यक्ति है उसको बोल दिया जाए कि तुम प्याज उगाओ, तो वो अभी नया नया जब प्याज उगाया तो उसमें बहुत सारी चीजें, कभी खाद की मात्रा ज्यादा कर देगा या कभी इंस्ट्रूमेंट की लेबर की मात्रा ज्यादा कर देगा, बट धीरे धीरे जब प्याज उगाते हुए अभी इतना स्पेशलिस्ट हो जाएगा कि उसका कॉस्ट बहुत कम आने लगेगा। शुरू में हो सकता है कि 1 क्विंटल प्याज उगाने के लिए उसे 10,000 का कॉस्ट आता हो, अब 1 क्विंटल उगाने में 5,000 का है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ हमें कितनी पानी देना है, हम पानी पहले वेस्ट करते थे या पानी नहीं देते थे जिससे कि इतना हमारा लॉस हो जाता था। तो इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु के संबंध में स्पेशलाइज्ड हो जाए, यानी कि विशेषज्ञ हो जाए उस वस्तु को उत्पादन करने में, तो हम ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, इंटरनेशनल लेबर डिवीजन, यानी कि जो वस्तु के संबंध में यदि ये देश एक्स वस्तु के संबंध में स्पेशलाइज है, ये वस्तु को एक्स वस्तु को ज्यादा बेटर तरीके से बनाता है और कम कॉस्ट में बनाता है और ज्यादा मात्रा में बना लेता है, तो उसे अपने देश के सारे रिसोर्सेस लेबर एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा देना चाहिए। और यदि बी देश है वो यदि वाई वस्तु को बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट है तो अब उसको लेबर को अपने देश के रिसोर्सेस को वाई वस्तु के उत्पादन में लगा देना चाहिए। इस तरह से इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। मुक्त व्यापार की नीति के लिए उन्होंने कहा कि देशों को मुक्त फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी कि हमें किसी प्रकार से दूसरे देशों के वस्तुओं पर कोई टैक्स टैरिफ नहीं लगाना चाहिए और उन्हें फ्री हमारे देश में आना देना चाहिए और उस पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाना चाहिए। हालांकि ये चीज नहीं होती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। नेक्स्ट है निरपेक्ष लाभ, एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिन वस्तुओं के संबंध में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया आलू और प्याज का, और हमने अभी उदाहरण दिया एक्स और वाई वस्तु के संबंध में, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, क्योंकि जो ए था उसको ऑनियन के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज था और जो बी था उसको पोटैटो के मामले में एब्सोल्यूट एडवांटेज था, तो उसको उस वस्तु के संबंध में निरपेक्ष लाभ, इसको कहते हैं निरपेक्ष लाभ, क्योंकि लागतों में पूर्ण अंतर है। क्योंकि लागत जो एक्स वस्तु के उत्पादन में ए का लग रहा है, यानी कि जो ऑनियन में लागत लग रहा है वो पोटैटो से कम लग रहा है, इसका मतलब उसको इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है उत्पादन करने में, तो दोनों देशों को लाभ हो जाएगा। यही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है एडम स्मिथ की। इसको थोड़ा और डिटेल में और टेबल और चित्र, रेखा चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं तो और ज्यादा समझ में जाएगा। हालांकि इसकी कुछ मान्यताएं एजम्पशन लेके चलते हैं ताकि ये थ्योरी काम करे। ये थ्योरी तभी काम करेगा जब ये 4 एजम्पशन, 4 मान्यताएं हम मान के चलेंगे। ये मान के चलेंगे कि श्रम की पूर्ण गतिशीलता, यानी कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर यदि एक्स वस्तु के उत्पादन में जो लेबर है उसको वाई वस्तु में ले जाया जाए तो उतना ही इफिशिएंट तरीके से वाई वस्तु का उत्पादन करेगा और पूरी तरह से वाई वस्तु में उत्पादन करने के योग्य होगा। लागत समता नियम, कांस्टेंट टू स्केल, लागत समता नियम का मतलब यह है कि प्रत्येक अगली इकाई वाई की प्रत्येक अगली इकाई में जो लागत लग रहा है वो कांस्टेंट है ना, यानी कि पहली इकाई एक्स की उत्पादन करने में यदि 10 रुपए की लागत है तो दूसरी इकाई उत्पादन करने में भी 10, तीसरी इकाई करने में भी 10 ही आएगा। तो इसलिए लागत समता नियम यहाँ पे हमने मान के चला, लागत समता नियम है। इसका अर्थ ये होता है कि लागत में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, चाहे हम उत्पादन जितना भी कर लें, 1000 इकाई कर लें या 10,000 इकाई कर लें, हमारा जो लागत होगा पर यूनिट वो सेम रहेगा, एक ही रहेगा। पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में खुली प्रतियोगिता होती है और किसी प्रकार का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है और जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परिवहन लागत शून्य, जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि परिवहन लागत यानी कि ढुलाई लागत, एक तरह से आसान भाषा में कह लें कि परिवहन लागत शून्य है, यानी कि कोई परिवहन लागत यहाँ पे नहीं जोड़ा जा रहा है। तभी इस थ्योरी को हम थोड़ा इजीली वे में समझ पाएंगे, समझा पाएंगे जब ये चारों मान्यताएं हम लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम एक टेबल ले रहे हैं और इसको आगे चित्र के माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये टेबल ये दिखा रहा है कि ये देशों के नाम है, यूके को हम ब्रिटेन कहते हैं और ये जापान, 2 देशों को हमने लिया है। लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक यूनिट वाइन या शराब की एक यूनिट बनाने में, क्लोथ या कपड़ा की एक इकाई बनाने में कितने लेबर आवर्स की आवश्यकता है।
तो यूके में 10, यदि हम 10 लेबर्स आवर्स लगाते हैं तो एक इकाई वाइन की, और 20 लेबर आवर्स लगाते हैं तो एक इकाई क्लोथ की पैदा होता है। जापान में यदि 20 लेबर्स आवर्स लगाते हैं तो वाइन की एक इकाई और क्लोथ के लिए एक इकाई उत्पादन करने के लिए 10 लेबर आवर्स लगाने होते हैं। तो ये दो देशों का हम अब यहाँ पे तुलना करेंगे। तो चूंकि इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि एक वाइन की एक इकाई के लिए 10 लेबर आवर की आवश्यकता हो रही है, वाइन की एक इकाई यूके में यानी कि ब्रिटेन में एक इकाई बन जा रही है, जबकि एक इकाई क्लोथ की बनाने में 20 लेबर आवर की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि यूके को वाइन बनाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें कम लागत लग रहा है, कम लेबर लग रहा है, कम लेबर में ही एक इकाई बन जा रही है, और क्लोथ में उसे 20 लेबर लगा करके तब एक इकाई क्लोथ की मिल पा रही है। जापान में जबकि उल्टा है, जापान में 20 यूनिट लेबर आवर्स लगा करके 1 यूनिट वाइन बना पा रहे हैं, जबकि 10 लेबर आवर्स लगा करके वो क्लोथ का एक इकाई बना ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यूके को वाइन में ज्यादा स्पेशलाइजेशन या ज्यादा विशेषज्ञता या ज्यादा कुशलता प्राप्त है, जबकि जापान को क्लोथ बनाने में, क्योंकि 10 ही लेबर आवर में वो 1 यूनिट बना ले रहा है, जबकि वाइन के 1 यूनिट बनाने में 20 लेबर आवर्स को लगाने पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अच्छा होगा कि जापान यूके से बात कर ले और कहे कि हम केवल क्लोथ बना रहे हैं, आप केवल वाइन बना लो और हम आपस में ट्रेड कर लेंगे। अब यदि ये ट्रेड नहीं करते हैं तब क्या होगा? ट्रेड नहीं करते हैं तो 10 यूनिट लेबर का लगा करके 1 यूनिट वाइन का और 1 यूनिट क्लोथ का यूके बनाएगा, और जापान 1 यूनिट वाइन का 20 लेबर से और 10 यूनिट से 1 लेबर वाइन का। टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? तो 2 वाइन का टोटल, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 2 वाइन का और 2 क्लोथ का, यानी कि टोटल 4। अब हम इसको ट्रेड में लाते हैं। ट्रेड इंक्लूड करने पे क्या होगा? टोटल यूनिट 4 हो गया विदाउट ट्रेड, बिना किसी समझौते के ट्रेड के। अब इसमें हम ट्रेड को शामिल करते हैं। हम मानते हैं कि आज जापान यूके से बात कर लिया है, ट्रेड होगा। तो अब क्या करेगा? यूके वाइन में स्पेशलाइज करेगा, क्योंकि उसको कम लेबर में ही 1 यूनिट प्राप्त हो जा रहा है, तो ये सारे लेबर को इधर ला देगा, क्लोथ की उत्पादन को 0 कर देगा, और यानी कि यहाँ पे 20 लेबर आ जाएंगे तो कुल 30 लेबर जाएंगे। 30 से कितना यूनिट बनेगा? तो 3 यूनिट बनेगा, और ये 20 लेबर इधर ले जाएंगे तो इसका भी 30 लेबर आवर हो जाएगा। तो 30 लेबर आ जाएगा, चूंकि 10 में 1 बना रहा है तो 30 में 3 बनाएगा। तो ये टोटल वाइन वर्ल्ड लेवल पे 3, यहाँ टोटल कर दें तो 3, और यहाँ पे टोटल उत्पादन हो गया 3, क्लोथ का भी 3, तो टोटल वर्ल्ड का उत्पादन कितना हो गया? 6, यानी कि 3 पहले 2 ही वाइन, अब 3 पहले 2 ही क्लोथ, अब 3, यानी कि आफ्टर स्पेशलाइजेशन 6 आउटपुट, यानी कि टोटल वर्ल्ड लेवल पे तो उत्पादन बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया कि टोटल उत्पादन बढ़ जा रहा है यदि हम ट्रेड को शामिल कर ले रहे हैं तो, और देश स्पेशलाइज कर ले रहे हैं अपने उत्पादन में जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। अब एक डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जो इधर दिखाएगा। डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज ये बताता है कि उस देश में एक उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे का कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 वाइन इक्वल टू 0.5 क्लोथ, ये कह रहा है कि 10 लेबर लगाने से 1 वाइन प्राप्त होता है, जबकि 10 लेबर लगाने से क्लोथ का उत्पादन 0.5 होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि 1 वाइन बनाना होगा यूके में तो 0.5 क्लोथ का त्याग करना पड़ेगा, या यूं कह लें कि 0.5 क्लोथ उत्पादन करने के लिए 1 वाइन को हमें त्याग करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि इसको ऐसे भी कहते हैं कि यदि 1 क्लोथ उत्पादन करना हो तो इसे 2 वाइन का नुकसान उठाना पड़ेगा, 2 वाइन की यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसी प्रकार से, तो ये इनका यहाँ पे डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज है। डोमेस्टिक एक तरह से रेशियो है, कैसे हम एक के बदले दूसरे का उत्पादन कितने कॉस्ट पे हम करेंगे। एक तरह से कॉस्ट है, 1 वाइन का कॉस्ट 0.5 क्लोथ है, 0.5 क्लोथ उत्पादन का कॉस्ट 1 वाइन है। इस प्रकार से इसमें है कि 1 वाइन उत्पादन में 1 वाइन उत्पादन होता है जापान में, जबकि 20 लेबर आवर से 2 क्लोथ का उत्पादन होता है, यानी कि 1:2 क्लोथ है। यानी कि 1 वाइन को उत्पादन करना हो तो इसे 2 क्लोथ का नुकसान करना पड़ेगा, यानी कि 2 क्लोथ यदि बढ़ाना है तो 1 वाइन का उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये इसका डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज है, या कह सकते हैं कि डोमेस्टिक लागत है। यदि 1 वाइन का उत्पादन बढ़ाना होगा तो 2 क्लोथ को उसे छोड़ना होगा, यानी कि 2 क्लोथ उत्पादन करना है तो 1 वाइन उसकी लागत आएगी। तो ये डोमेस्टिक, यानी कि इस अब जब ये व्यापार करेंगे तो इससे कम पे व्यापार नहीं करेंगे। ठीक से समझते हैं, इससे कम पे व्यापार नहीं करेगा। यदि यूके को कहा जाए कि आप हमें 1 वाइन दो और आपको हम
0.5 क्लोथ देंगे तो कहेगा इतना तो हम देश में ही बना लेंगे, इतना नुकसान उठा के तो हम देश में ही बना लेंगे, एक वाइन कम कर देंगे और लेबर को इसमें शिफ्ट करके 0.6 हम बना लेंगे, या इससे कम 0.4 का आ जाए या 0.3.2 का आ जाए, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होगा। इसका ये मानना होगा कि हम एक वाइन पे तो इतना लागत पे तो हम खुद ही बना रहे हैं, तो ये व्यापार के लिए तभी तैयार होगा जब उसे 0.5 क्लोथ से अधिक मिला, यानी कि 0.6, 0.7 या 0.8 या 0.9 या 1 क्लोथ मिला कम से कम। ठीक है। दूसरी ओर जापान ये कह रहा है कि वो एक वाइन के बदले 2 क्लोथ से ज्यादा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि 2 क्लोथ का त्याग करके तो एक वाइन वो बना ही लेगा, पैदा कर ही लेगा, तो इससे कम पे ट्रेड करने के लिए तैयार होगा, 2 नहीं देगा या 2 से अधिक नहीं देगा, क्योंकि ये मानता है कि एक वाइन के बदले हम एक वाइन यदि आप हमें दोगे 2 क्लोथ के बदले, तो इतना तो हम देश में ही उत्पादन कर लेंगे, 2 क्लोथ का उत्पादन रोक करके लेबर को इधर खिसका करके एक वाइन पैदा कर लेंगे। यही तो इसका डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज है, अभी हमने बताया। तो ये कह रहा है कि इससे 2 क्लोथ से कम रखना पड़ेगा रेट ऑफ एक्सचेंज, इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज व्यापार में। तो यानी कि ये 1.99 से नीचे, यानी कि ट्रेड की संभावना किस में बन रही है, तो ये कह रहा है 0.6 और ये कह रहा है 1.99। इन दोनों के बीच ही ट्रेड का पॉसिबिलिटी बनेगा, इनके बीच ट्रेड होगा तो इन दोनों को लाभ होगा। ये ट्रेड एरिया एक तरह से हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक टर्म्स ऑफ ट्रेड उदाहरण के लिए लिया है 1 वाइन इक्वल टू 1 क्लोथ। इसमें दोनों को फायदा होगा क्योंकि ये 0.6 से भी ज्यादा है 1 क्लोथ और ये 1.99 से भी कम है, तो इससे दोनों को लाभ होगा, क्योंकि एक वाइन के बदले इसको 1 क्लोथ मिल जा रहा है और अपने देश में इसको 0.5 ही मिल रहा था, यानी कि एक वाइन त्याग करता तो 0.5 क्लोथ ही बना पाता। अब उसे इंटरनेशनल मार्केट करने से 1 क्लोथ मिल जा रहा है। दूसरी ओर जो जापान है ये 1 क्लोथ दे करके एक वाइन प्राप्त कर ले रहा है, जबकि देश में 2 क्लोथ का नुकसान उठा के तब एक वाइन बना पाता। तो इससे दोनों देशों को लाभ हो रहा है। ये हमें यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 10 डेज लेबर, यानी कि 10 दिन के लेबर को यूके में लगाया जाए तो 20 यूनिट वाइन की उत्पादन हो सकता है या 10 यूनिट क्लोथ का उत्पादन हो सकता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि एक लेबर ले लिया है, 10 डेज लेबर को यदि यूके में लगाया जाता है तो वाइन की ज्यादा से ज्यादा 20 यूनिट, या यदि सारे 10 डेज लेबर को क्लोथ में लगा दे तो 10 यूनिट केवल उत्पादन कर सकता है। और जापान में यही हाल है। जापान में यदि 10 डेज लेबर को लगाया जाए तो वाइन की 10 यूनिट ही उत्पादन कर पाएगा और क्लोथ की 20 यूनिट उत्पादन कर पाएगा। यदि सारे 10 डेज लेबर को क्लोथ में लगा दे तो 20 और केवल वाइन में लगा दे तो 10। इसके आधार पे हमने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व खींचा है यूके का और जापान का। यूके का हम देख सकते हैं, ये यूके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में देख लीजिए, हमने बताया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि इसके विभिन्न पॉइंट पे कुछ वाइन की कुछ क्लोथ की उत्पादन संभावना है जो कर सकता है। स्ट्रेट लाइन इसलिए हम पहले ही मान लें कि कांस्टेंट कॉस्ट पे आधारित है, यानी कि समता उत्पादन नियम पे आधारित है या समता लागत नियम लागू हो रहा है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बता रहा है कि जैसे जैसे हम इस पॉइंट से नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे हम वाइन का त्याग कर रहे हैं, क्लोथ का उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, या इस पॉइंट से नीचे से जैसे जैसे हम इस लाइन के ऊपर की ओर जाएंगे यानी कि क्लोथ का उत्पादन कम कर रहे हैं, वाइन के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो यदि सारे लेबर को यूके में वाइन में लगा दिया जाए तो मैक्सिमम 20 का उत्पादन होगा, और यदि सारे लेबर को क्लोथ में लगा दिया तो मैक्सिमम 10 का। इसी प्रकार से जापान का ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो ये बताता है कि यदि सारे लेबर को वाइन में लगाया जाए तो मैक्सिमम 10 उत्पादन कर पाएगा वो, और यदि सारे लेबर को क्लोथ में लगा दिया जाए तो मैक्सिमम 20 क्लोथ यूनिट प्रोडक्शन कर सकता है। ये क्लियर है। यहाँ पे रेशियो उत्पादन का डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज सेम रहेगा क्योंकि सेम हमने यूनिट लिया है यहाँ पे, और इसको जब हम निकालेंगे तो ये सेम ही आएगा जो पिछले उदाहरण में हमने किया था। डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज सेम रहेगा। अब यदि हम इसको अध्ययन करना चाहते हैं और टर्म्स ऑफ ट्रेड जानना चाहते हैं तो हमें इसको किसी एक बिंदु पे लाना होगा। तो यदि हमें जापान में वाइन को बढ़ा करके यदि लेबर आवर्स को बढ़ा दे, जापान लेबर आवर्स को बढ़ा दे तो बिना डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज में परिवर्तन किए ये लाइन शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ सकती है आराम से, यानी कि ये डबल हो सकती है, 2 गुने की वृद्धि हो सकती है 10 से 20, तो ये 20 का 40 हो जाएगा, तभी रेशियो रहेगा। यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जापान का एक सीधा रेखा खींच सकते हैं वो ये हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऊपर की ओर शिफ्ट करके, और ये हो सकता है इसको नाम दे सकते हैं ए बी, तो ये PPC ये हो सकता है। अब ये जो
पीपीसी है बी, और इसको यदि हम नाम दे देते हैं टी, इस बिंदु को, तो जो यूके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, एटी, और जो जापान का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या हो गया अब नया ए बी। तो अब इसके टी और बी के बीच, ये टी और बी के बीच ट्रेड होगा, ठीक है, ये ट्रेड एरिया होगा, इसी के बीच कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगा। जैसे हमने मान लिया था कि इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें जो डिसाइड होती हैं 1 वाइन इक्वल टू 1 सी, तो ये इस तरह से डिसाइड होगा, और ये 20 से 20 पे आके मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज को दिखाएगा, ये लाइन, इसको हम यदि एस नाम देते हैं तो ए एस क्या दिखाएगा, इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज, तो ये दिखाएगा। तो ये इतना समझ में आ गया कि जापान के हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं बिना डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज किए हुए। तो हम उसमें लेबर की मात्रा को यदि बढ़ा दें, तो डबल कर दें, तो ये उत्पादन डबल हो जाएगा, यानी कि 10 से 20 वाइन हो जाएगा, और इसी रेशियो में 20 से 40 हो जाएगा क्लोथ। तो जिससे इसके जो स्लोप है, इस स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका स्लोप डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को भी बताता है, डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को भी बताता है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को तो बताता ही है, इसका स्लोप डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को भी बताता है, दोनों के लाइन के, ठीक है। तो इतना यदि आप यहाँ तक बता देते हैं एग्जाम में, तो भी ये सफिशिएंट है कि ये एरिया इनके व्यापार का एरिया बताएगा। इनके बीच कोई सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो भी खींचेंगे वो स्लोप इन दोनों के बीच के स्लोप के बराबर होगा, तो इन दोनों को बेनिफिट करेगा, और इनके बीच ही रेट ऑफ एक्सचेंज, इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज तय होगा। तो एग्जाम में इतना काफी होगा, यदि यहाँ तक समझ गए, इतना भी लिख देते हैं तो काफी ज्यादा। इसको थोड़ा और डीपर समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चित्र में आ जाते हैं। यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। यहाँ हमने एक नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था ए, इसको हमने नाम दिया था बी, और इसको हमने नाम दिया था टी, यूके के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को या डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज को, और इसे यहाँ पे हमने नाम दिया था एस। ये इंटरनेशनल, ये जो ग्रीन लाइन है, ये इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज को दिखाती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ट्रेड के पहले कोई ट्रेड नहीं है, कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, उसके पहले यूके में वाइन का उत्पादन या मांग 10 है, और इसको सीधा खींचना है स्केल से, और क्लोथ की 5 क्लोथ की और वाइन की 10 है, और यहाँ पे उसकी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व टच करती है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहता है इस ई बिंदु पर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें ये उसकी घरेलू मांग है वाइन की 10, और ये टोटल उत्पादन इतना कर पाएगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी यही है, 80 है, तो इसी पे ये किसी न किसी बिंदु पे रहेगा। तो ये इसके घर की मांग है, जहां कुल उत्पादन वाइन की 10 इकाई और क्लोथ की 5 इकाई कर पाता है। अब इसमें हम ट्रेड को शामिल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल ट्रेड कहता है कि हमें स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए, जिस वस्तु के उत्पादन में हमें विशेषज्ञता हासिल है, तो या लागत में हमें ज्यादा लाभप्रद है। तो लागत अंतर विधि में, लागत अंतर थ्योरी के आधार पर एडम स्मिथ ने कहा था कि जिसमें लागत कम आता हो, तो इसमें लागत कम आ रहा था वाइन में, वाइन का ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो, तो वो वाइन का उत्पादन करेगा, यानी कि ए बिंदु पर आ जाएगा, इस ई बिंदु पे नहीं रहेगा, ए बिंदु पे आ जाएगा। ए बिंदु पर कितना उत्पादन करेगा वाइन का, 20 उत्पादन करेगा वाइन का। अब चूंकि उसका घरेलू उत्पादन कितना है, घरेलू उत्पादन कितना हो गया अब वाइन का 20, और उसकी घरेलू जो मांग है क्लोथ की वो कितनी थी, सी, यानी कि 5 इकाई की मांग वो करता था, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में 5 इकाई मांग की स्थिति में 2 तरह से उसे लाभ होगा। एक, या तो वो, अब चूंकि उसकी घरेलू आवश्यकता 10 वाइन से पूरी हो जा रही थी, तो बाकी का ये 10 वाइन की इकाई को क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा। इतना क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, और इतना एक्सपोर्ट कर देगा तो इसके बदले उसे कितना क्लोथ मिलेगा, 10 के बदले 10 क्लोथ मिलेगा, ठीक है। इसको सीधा खींचेंगे 10 पे आएगा, तो 10 क्लोथ मिल जाएगा, यानी कि जो पहले 10 वाइन और 5 क्लोथ ही पाता था, अब 5 एक्स्ट्रा, यानी कि 10 वो क्या कर लेगा, 10 वाइन एक्सपोर्ट करके 10 वाइन दे करके और 10 क्लोथ ले लेगा, यहां से यहां तक 10 क्लोथ ले लेगा, ठीक है। यदि क्लोथ की उसके यहाँ मांग कमी है, 5 ही रखनी है, 5 ही क्लोथ उसे मंगाना है, तो 5 क्लोथ तो वो मंगा लेगा अपने 5 वाइन से, ठीक है। ये यहाँ पे है 5 वाइन से, तो ये 5 वाइन एक्सपोर्ट कर देगा, और उसके पास बचा रह जाएगा कितना, ये 15 वाइन उसके पास बचा रहेगा, यानी कि लाभ होगा। पहले जो 5 क्लोथ पे 10 वाइन ही रहता था, उसे अब 5 क्लोथ पे 15 वाइन बच रहा है। या यदि 10
वाइन रखते हुए यदि 10 का वो एक्सपोर्ट कर दे रहा है, 10 वाइन का, तो उसे 10 क्लोथ मिल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 वाइन टू 1 वाइन के बदले 1 क्लोथ, तो 10 वाइन भेजेगा तो 10 क्लोथ मंगा लेगा, तो 10 क्लोथ मिल जाएगा, क्लोथ 10 मिल जाएगा। तो इसलिए अब जो बिफोर ट्रेड क्या था स्थिति, वाइन कितना था उसके पास 10 और क्लोथ कितना था 5। आफ्टर ट्रेड अब वाइन कितना हो गया 10 वाइन रहते हुए क्लोथ कितना हो गया 10, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, तो ये स्थिति हो जाती है। वाइन 10 क्लोथ 5 बिफोर ट्रेड। अब वो लाभ टोटल कितना हो गया था, ये 15, 10 वाइन 5 क्लोथ और ये अब 20 हो जा रहा है। तो इस तरह से वो अधिक लाभ की स्थिति में आ जाएगा और वो ऊंचे उदासीनता वक्र पे, ऊंचे कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा, यानी कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो पिछली वीडियो में देख लीजिए। तो इस तरह से इस पे वो लाभ कमा सकता है। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने कहा कि देश को एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त होगा इंटरनेशनल ट्रेड से, और उसको उन्होंने इस तरह से व्याख्या किया। अब हम इसी तरह से, हालांकि इतना काफी है, एक देश का हम देख लिए। अब इसी तरह से हम जापान का भी देख लेते हैं, कैसे जापान लाभ कमा सकता है। तो जापान के लाभ को देखने के लिए हमें, चूंकि जापान में अभी पिछले में हमने देखा, पिछले चित्र में 20 और 40, अब इस रेशियो में हमें 40 पे लाना होगा यूके को। तो 40 पे यूके को लाने के लिए हमें 4 गुना वृद्धि करना होगा उसके क्लोथ पे। ठीक है ना, ठीक है। तो वाइन में 4 गुना वृद्धि करेगा तो कितना आएगा, वाइन में 4 गुना वृद्धि करेगा तो 80 हो जाएगा, और क्लोथ में 4 गुना वृद्धि करेगा तो तब 40 होगा। तो ये 40 और 80 को मिला देंगे तो ये यूके का यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर आ सकता है। अब और जापान का 20। हाँ, हालांकि इसके डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज में दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। हम लेबर आवर को बढ़ा करके इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ऊपर को ला सकते हैं, केवल ये जानने के लिए कि जापान को कैसे लाभ होगा। अब ऐसी स्थिति में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त जो होगी इसके बीच में होगी, यानी कि 40 वाइन और 40 क्लोथ, क्योंकि एक वाइन इक्वल टू 1 क्लोथ, यानी कि एक वाइन को दे करके एक क्लोथ या एक क्लोथ को दे करके एक वाइन हम प्राप्त कर सकते हैं, ये शर्त बनी हुई है। तो इसलिए 40 to 40 हम इसको खींचेंगे, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को दिखाएगा। हालांकि व्यापार के संबंध में ये 20 से 80 के बीच किसी भी पॉइंट पे होगा, वो लाभ ही देगा दोनों को किसी पॉइंट में। हमने उदाहरण के लिए केवल ये माना था, और हमने ये बताया था कि व्यापार की संभावना 0.6 से लेकर के मोटी मोटा 1.99 तक है। इसके बीच कोई भी रेट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज लागू करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ ही देगा। 0.8 लागू कर लें या 1.2 या 1.5 कुछ भी लागू कर लें तो बेनिफिट ही देगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे जापान लाभ कमा सकता है। जापान में यदि जापान कोई ट्रेड नहीं करता है, बिना ट्रेड के क्या उत्पादन कर रहा है, तो क्लोथ 20 और वाइन की 10 उत्पादन कर रहा है। तो 10 वाइन की 10 उत्पादन मांग है उसकी, या और 20 क्लोथ की। ठीक है, ये उसके यहाँ जरूरत है, इसका वो उत्पादन करता है। अब मान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में उसे स्पेशलाइजेशन करने के लिए कहा जाता है, तो वो स्पेशलाइजेशन किस में करेगा, क्लोथ में, क्योंकि क्लोथ में वो ज़्यादा इफिशियंट है उत्पादन करने में। तो वो क्लोथ के उत्पादन के लिए इस बिंदु पे आ जाएगा, ये मान लेते हैं ए है, तो ए बिंदु पे आ जाएगा जहाँ 40 क्लोथ बनाएगा और वाइन का 0 हो जाएगा। अब 40 क्लोथ बनाएगा, और चूंकि क्लोथ उसके 20 ही जरूरत है उसके देश में, तो बाकी के 20 ये क्या करेगा, 20 क्लोथ एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा, और बदले में कितना आएगा उसको, तो एक वाइन इक्वल टू 1 क्लोथ, यानी कि 1 क्लोथ के बदले 1 वाइन, तो 20 क्लोथ के बदले 20 वाइन, तो वो इस तरह से 20 वाइन प्राप्त कर लेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, यानी कि आयात हो जाएगा। ये 20 वाइन आयात हो जाएगा, 20 क्लोथ दे करके 20 वाइन वो मंगा लेगा। पहले 20 क्लोथ उत्पादन करके 10 ही मंगाता था। अब यहाँ इसको समझ सकते हैं कि बिफोर ट्रेड क्या स्थिति थी इसकी। बिफोर ट्रेड ये 10 वाइन का और 20 क्लोथ का उत्पादन कर पा रहा था। आफ्टर ट्रेड क्या हो जा रहा है, आफ्टर ट्रेड अब 20 क्लोथ अपने पास बचा करके 20 क्लोथ भेज करके 20 क्लोथ एक्सपोर्ट करके निर्यात करके 20 वाइन मंगा ले रहा है। ठीक है, तो ये आफ्टर ट्रेड ये स्थिति हो जा रही है। बिफोर ट्रेड ये स्थिति थी, 20 क्लोथ 10 वाइन, 20 क्लोथ 20 वाइन। तो किसमें फायदा है, आफ्टर ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने में। तो एडम स्मिथ ने इसीलिए कहा कि
ट्रेड से फायदा होगा बशर्ते कि स्पेशलाइजेशन और लेबर डिवीजन कर दिया जाए, तो ट्रेड से दोनों देशों को भयंकर रूप से फायदा हो सकता है और ऐसी स्थिति में दोनों देश लाभ कमा सकते हैं बशर्ते कि उन 4 मान्यताओं को लागू कर दिया जाए। तो ये सिद्धांत निश्चित रूप से लागू करता है, काम करता है। हालांकि इसकी आलोचना भी की गई, आलोचना मुख्य रूप से आलोचना इनके मान्यताओं पर की गई कि श्रम पूर्ण गतिशील होता है, श्रम पूर्ण गतिशील नहीं होता है। जितना एफिशिएंट से वो एक्स में काम करेगा उतना एफिशिएंट से हो सकता है वाई में काम ना करे। लागत समता नियम लागू नहीं होता है। लागत समता नियम का मान्यता लेकर के चलना गलत है, क्योंकि हमेशा जब भी उत्पादन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट बढ़ता है। शुरू में तो कॉस्ट घटता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कॉस्ट जैसे जैसे उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है, जो मशीन की क्षमता है, वो धीरे धीरे घटती है। पूर्ण प्रतियोगिता हमेशा नहीं पाई जाती है, परफेक्ट कंपटीशन हमेशा नहीं पाया जाता है। खासकर व्यवहारिक जीवन में परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता है। परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है कि जो जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट है ना, तो वो जो AR है, जो मांग है, वो इनफाइनाइट है, तो ये गलत है। परिवहन लागत शून्य कभी नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यानी कि ढुलाई लागत शून्य माना जा रहा है, शून्य नहीं होता है, क्योंकि ढुलाई लागत यानी कि एक देश से दूसरे देश से भेजे जा रहे हैं तो उसके लिए तमाम सड़कों से गुजरना होता है माल को, और परिवहन लागत पड़ता है, तो ये भी मान्यता गलत है। तो ये इस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।